हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सनराइज एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो हम स्टडी कर रहे थे रासायनिक अभिक्रिया की। तो देखिए, इसमें कल हमने स्टडी की थी। इसके बाद हम देखते हैं कि रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती है वह कितने प्रकार की होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार की होती है, आपने देखा होगा उसका। तो कम से कम जो मानो 9-10 प्रकार की होती है। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वह जैसे उष्माक्षेपी और उष्मा शोषी क्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। और इनमें से जैसे रीट है या जो सेकंड ग्रेड साइंस टीचर या फर्स्ट ग्रेड है उनके क्वेश्चन आते हैं इसमें से। तो देखिए, इसमें आगे बढ़ते हैं हम। तो रासायनिक अभिक्रियाएं जो है मतलब इनमें कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो एक दो अभिक्रियाएं होती है इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं, नाम तो बता देता हूं मैं। जैसे जो भी क्रियाएं होती है ना, तो ये कितने प्रकार की होती है, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो सर्वप्रथम लेते हैं जैसे कि संश्लेषण संश्लेषण अभिक्रियाएं। संश्लेषण अभिक्रियाएं। दूसरी होती है विश्लेषण विश्लेषण अभिक्रियाएं। ये एक दूसरे के विपरीत होती है। जैसे संश्लेषण में देखिए, जैसे H2 प्लस O2 दोनों की क्रिया से क्या बनेगा, यहाँ पर जल बनेगा H2O, यानी संश्लेषण हुआ है जल का। तो संतुलित की दृष्टि से यहाँ दो है, यहाँ दो और O, तो इसके ऊपर यहाँ दो लगा देंगे तो ये 4 हो गया, इसके भी आगे 2 लग जाएगा। तो ये कौन सी भी क्रिया हो, संश्लेषण। विश्लेषण इसका उल्टा हो जाता है। विश्लेषण में जैसे कि जैसे जल है H2O, और अब जल में से जल का जैसे अपघटन होगा तो अपघटन होने के फलस्वरूप H2 प्लस O2 बाहर निकलेगी। तो संतुलित की दृष्टि से क्या लगाएंगे, इसके आगे 2 लगाना पड़ेगा, इसके भी आगे 2, तो ऑक्सीजन 2 होगी। तो देखिए, संश्लेषण में तो परस्पर पदार्थ बनते हैं, और विश्लेषण में जो है पदार्थ क्या होते हैं, अलग होते हैं, यानी विखंडित हो जाते हैं ये। तो विश्लेषण को एक प्रकार से कई बार जो है ना अपघटन अभिक्रिया भी कर देते हैं। तीसरा है जैसे संश्लेषण होगी, विश्लेषण होगी उष्माक्षेपी व उष्मा शोषी अभिक्रियाएं। देखिए, यहाँ क्षेपी का अर्थ होता है उष्मा का बाहर निकलना। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें उष्मा बाहर निकलती है या बाहर उत्सर्जित होती है क्या कहलाती है, उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती है। उष्मा शोषी अभिक्रियाएं जिसमें उष्मा अवशोषित होती है क्या कहलाती है, उष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती है। अर्थात ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें उष्मा अवशोषित होती है क्या कहलाती है, उष्मा शोषी। इसमें देखिए उष्माक्षेपी में जैसे उदाहरण के रूप में ये जल है और इसमें हमने NaOH यानी कास्टिक सोडा डाल दिया या फिर KOH डाल दिया। ये नाम तो मैंने आपको पहले बता दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक पोटास, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैंने ये बीच में पढ़ा रहे ना, सूत्र याद होने चाहिए। सूत्र में तो वहां लिखा हुआ आ जाएगा किसका सूत्र है, पहचानिए, लेकिन इनके नाम भी तो याद रखना। कास्ट नहीं है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी इसका अर्थ होता है कास्टिक सोडा, है ना। और दूसरा कास्टिक पोटास यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी जल मिला हुआ है तो बुझा हुआ चूना होता है, ये बुझा हुआ चूना। देखिए, इसके अलावा वॉशिंग पाउडर हालांकि वो इससे बना होता है, लेकिन देखिए अब इनमें से किसी भी ये जल भरा हुआ है जल, यदि इनमें से किसी भी एक पदार्थ को डालोगे आप और उसके बाद फरक नली को स्पर्श करना तो फरक नली क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया है ये, यानी जिसमें भी इसको डालेंगे इनको किसी को भी पानी में तो वो क्या हो जाएगी, गर्म। तो ये क्या कहलाएगी, उष्मा, यानी उष्मा बाहर निकल रही इसमें से।
उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी में जैसे कि ये पानी है, अब ये जो पानी है इसमें जल भरा हुआ है H2O, अब इसमें KNO3 डालो, ये पोटेशियम नाइट्रेट, या इसको जब डालेंगे इसमें, या जो से होता है सोडा, तो इसका अगर इसमें डालेंगे जल में पोटेशियम नाइट्रेट सोडे को डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो है पानी ठंडा महसूस होगा, पानी ठंडा महसूस होगा। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया होती है। कौन सी? उष्मा शोषी अभिक्रियाएं, अर्थात ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें उष्मा अवशोषित होती है, क्या कहलाती है? उष्मा शोषी अभिक्रियाएं। तो ऐसे कई प्रकार है अभिक्रियाओं के, तो लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो देखिए नंबर 4 में उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। नंबर 5 में रिडॉक्स, यानी और देख लेते हैं, ऑक्सीकरण एवं अपचयन, ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाएं, अभिक्रियाएं इन दोनों का सामूहिक रूप होता है रिडॉक्स अभिक्रिया, यानी इसको कहते हैं ऑक्सी अपचयन, अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सी अपचयन अभिक्रिया। इसको रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं, रिडॉक्स, इसको रिडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। इसके अलावा तो देखिए संश्लेषण हो गया, विश्लेषण, उष्माक्षेपी, उदासीनीकरण, ऑक्सीकरण और अपचयन इसमें जोड़ दिया अपन ने, और ऑक्सी अपचयन अभिक्रिया। तो इस प्रकार से ये अभिक्रियाएं, और इसके अलावा और भी हो सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो वैसे तो होती है ना, जैसे मान लो प्रकाश संश्लेषण भी एक क्या है, क्रिया है, और ऑक्सी अपघटन है, वो भी एक प्रकार की क्रिया है। लेकिन मुख्यतः इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है? उदासीनीकरण और ये उष्माक्षेपी क्रियाओं में देखें तो विषमांगी भी होती है, विषमांगी, विषमांगी अभिक्रियाएं, समांगी अभिक्रियाएं, समांगी अभिक्रियाएं, ये उत्प्रेरक के आधार पर भी होती है। जैसे समांगी उत्प्रेरक और विषमांगी उत्प्रेरक उस हिसाब से भी होती है, लेकिन मुख्यतः जो अभिक्रियाएं इनमें से क्वेश्चन बनते हैं। ये पढ़ाने में तो क्या अच्छा तो ये टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से आते हैं उस प्रकार से ये स्टडी करनी है। तो हम मेन पहले एक ही ले लेते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगर इसे आपको अच्छे लगे, व्यूज अच्छे आएंगे तो इसी को आगे बढ़ाएंगे। मेन तो है अम्ल और क्षार जो होते हैं ना, उनमें से क्वेश्चन आते हैं। जैसे अम्ल की परिकल्पना, अम्ल क्या होते हैं, तो अम्ल का जो अपघटन होने पर क्या होते हैं, वो हाइड्रोजन धनायन देते हैं, और क्षार का अपघटन होने पर वो OH ऋणायन देते हैं, हाइड्रोक्सिल, इनको हाइड्रोक्सिल, ये हाइड्रोजन। जैसे कहने का अर्थ देख लो इसमें HCl अम्ल जल अपघटन के बाद जो है ना, ये हाइड्रोजन धनायन देता है ये, और प्लस Cl ऋणायन। और उसी प्रकार से जैसे कि NaOH, जब इसका अपघटन होगा तो अपघटन होने के बाद ये क्या हो जाएगा, Na धनायन प्लस OH ऋणायन, इसमें बदल जाएगा। तो इसको तो कहते हैं हाइड्रोक्सिल ऋणायन, और ये हाइड्रोजन धनायन। इस प्रकार से तो कल स्टडी करेंगे, पहले आज इसको ले लेते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, क्योंकि ये भी किससे, अम्ल और क्षार से संबंधित है। तो देखिए ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अम्ल की निश्चित मात्रा क्षार की निश्चित मात्रा से क्रिया करते हुए लवण और जल में परिवर्तित हो जाती है। एक बार फिर देखिए, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अम्ल की निश्चित मात्रा क्षार की निश्चित मात्रा से
क्रिया करते हुए लवण और जल में परिवर्तित हो जाती है। क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, यानी ये निश्चित है। उदासीन का मतलब कि उदासीन में क्या होता है? मतलब उष्मा बाहर निकलती है, यानी इनमें भी उष्मा बाहर निकलती है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया किसकी होती है? अम्ल और क्षार की। देखिए अम्ल, अम्ल में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, इसको याद रखना। हाइड्रोक्लोरिक इसको जो है हाइड्रोक्लोरिक को नमक का अम्ल भी कहते हैं। और ये है नाइट्रिक अम्ल, इसको कहते हैं सोरे का अम्ल भी कहते हैं। और एक है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको गंधक का अम्ल भी कहते हैं। उसी प्रकार क्षार में देखिए NaOH यानी कार्टिक सोडा भी बताया था। KOH कार्टिक पोटास और CaOH2 ये होता है भुजा हुआ चूना। तो इस प्रकार से ये क्या है? क्षार है। ये और भी हो सकते हैं क्षार, जैसे ये भी है NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है? ये जो है क्षार है और ये अम्ल है। तो देखिए अब उदासीन अभिकरण जो अभिक्रिया होती है, ये अम्ल और क्षार की अभिक्रियाएं होती है। इसमें अम्ल की निश्चित मात्रा क्षार की निश्चित मात्रा से क्रिया करते हुए काय में बदल जाती है? लवण और जल में बदल जाती है। तो देखते हैं, पहले यहां से ले लेते हैं सीरियल नंबर से। जैसे कि नंबर 1 HCl प्लस NaOH तो यहाँ पर इन दोनों से, तो आपको पता है जैसे Na ये जरूरी नहीं, इसको आगे भी ले सकते हैं अपन। जो ये देख रहे हो ना आप सोडियम, तो ये प्लस वाली पहले आती मैंने बताया था, तो Na क्रिया करेगा। हाँ एक और देखो, कोई भी अम्ल, कोई भी जो होता है सूत्र यानी क्रियाकारक, तो उसमें दो प्रकार के मूलक पाए जाते हैं, धनात्मक मूलक और ऋणात्मक मूलक। यानी कोई भी जो रासायनिक पदार्थ बनता है, सूत्र बनता है, तो ये जितने भी देख रहे हो इसमें पहले स्थान पर क्या है? प्लस है। जैसे ये देखो ये प्लस है और दूसरे स्थान पर क्या है? ये माइनस है। तो ये होता है संयोजकता, यानी ऋणात्मक मूलकों की संयोजकता और धनात्मक मूलकों की संयोजकता। तो यहाँ पर एन है, आप जो कंफ्यूज मत हो जाना, चाहे तो उसको आगे लिख सकते हैं, तो पहले वाले का जाएगा। तो ये तो समझ रहे हो आप, दर्शन कर चुके हो। तो देखिए Na और Cl, तो यहाँ बनेगा NaCl और प्लस ये परस्पर जुड़ी जाएंगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो H2O। तो ये क्या बना? ये बना लवण और ये बना जल। तो इस प्रकार से ये भी क्रिया होगी। संतुलित की दृष्टि से देखें तो कण मतलब संतुलित है, नेचुरल। देखो एक H तो 2 H हो गए, तो 2 H यहाँ रहे, बाकी Na एक है और Cl भी एक ही है। इस प्रकार से अब लेते हैं ये वाला, कोई से भी इनकी क्रिया करवा सकते हैं। तो देखिए नंबर 2 HNO3, यहाँ याद रखना आप, प्लस उष्मा भी बाहर निकलती है। यहाँ पर इसमें क्या निकलती है? उष्मा बाहर निकलती है। इसलिए तो उनका क्या मतलब एक दूसरे को उदासीन कर दे, न्यूट्रल कर देते हैं ये पदार्थ एक प्रकार से। तो HN यहाँ पर था HNO3 और KOH प्लस KOH, तो यहाँ पर वही K क्रिया करेगा NO3 से, तो KNO3 प्लस ये जल आपस में जुड़ जाएंगे मूलक, तो H2O, तो वही लवण और प्लस जल। अब चलते हैं H2SO4 नंबर तीसरा, H2SO4 प्लस क्या था इधर था CaOH2 CaOH2
तो इसकी क्रिया देखते हैं। तो आपको पता है ये सी ए क्रिया करेगा किससे, इससे SO4 से। तो सी ए SO4, सी ए SO4 हो गया। और यहाँ पर ये परस्पर जुड़ेंगे तो प्लस H2O। तो अब हमारे को इसमें क्या है, संतुलित। हालांकि वहां तो इस टाइप से नहीं आएगा, मैं तो एक नॉर्मल बता रहा हूँ, जानकारी के रूप में संतुलित करनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ देख रहे हो ना आप, ये जैसे Ca इसकी संयोजकता 2 थी जो यहाँ लग रही है, OH 2 हो रहे हैं। तो इधर जो है टोटल मिला करके H 2 तो यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो और एक इसमें जुड़ रहा है। तो देखते आगे। और Ca कितना है, Ca जो 1, तो यहाँ देखते हैं H, इसके आगे देखे 2 लगाते हैं, तो H कितना हो गया, 4 हो गया। तो H भी यहाँ 4 हो गया। ये देख रहे हो ना आप, ये कोष्टक लगा है इसके, तो 2 तो ये रहे और 2 ये रहे, तो 4 हो गया। O कितने, O है 2, इसके अंदर कोष्टक बंधे हैं जिसका मतलब 2 है, तो ये O भी 2 रहे। इस प्रकार से क्या बना, लवण, और ये बना जल, और संतुलित भी है। तो इस प्रकार से ये अभिक्रियाएं, चाहो तो आप ये जैसे इसकी भी इससे क्रिया हो सकती है। देखिए नंबर 4 में H2SO4 प्लस NH4, NH4OH। तो देखिए पहले वही क्या बनेगा, NH4SO4, तो NH4SO4, इसमें क्या होगा, इसकी संयोजकता 2 होती है, SO4 की संयोजकता 2 होती, तो यहाँ पर लगेगा ये, तो ये हो गया अमोनियम सल्फेट। अब क्या शेष रहा, अब शेष रहा जल, तो प्लस H2O, तो संतुलन की दृष्टि से देखिए 2, और ये यहाँ 1 हो रहा है जबकि वहाँ 2 नहीं थे, तो इसके आगे 2 लगेगा, ये 2 लगते OH कितना हो गया, 2, तो यहाँ पर इसके आगे 2 लगा देंगे। तो देखो 4 हो गया हाइड्रोजन, 2 तो ये रहे, और जो हाइड्रोजन 2 ये रहे। इस प्रकार से ये वो कितने थे, 2, तो यहाँ पर 2 रहेंगे। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं होती है। तो देखिए अम्ल व क्षार की ऐसी भी क्रियाएं जिसमें अम्ल की निश्चित मात्रा क्षार की निश्चित मात्रा से क्रिया करते हुए लवण और जल में बदल जाती है, क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रियाएं कहलाती है। यानी एक दूसरे को उदासीन कर देती पदार्थों को, और साथ में क्या निकलती है, इसमें उष्मा निकलती है। अगर अच्छा लगेगा ये टॉपिक तो आगे बढ़ेंगे, मतलब अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आगे, मतलब जैसे लाइक करना या सब्सक्राइब करना अगर आप नहीं किया है तो, और कोई भी जो नया स्टूडेंट जुड़ा है तो वो भी सब्सक्राइबर करें। अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक करें, तो ये एक टीचर का मनोबल बढ़ता है इससे। इसमें हो सकता है और अच्छे टॉपिक लाओ, में जैसे अब जैसे 10-12 व्यूज आ जाएंगे तो इसको क्या करना है, और दूसरा टॉपिक लेंगे। तो इस प्रकार से ये रियल में ये क्लास मैंने स्टार्ट की थी पीटीआई ऑनलाइन क्लास के नाम से, क्योंकि जो भारत माता कॉलेज उसमें बीपीएड के स्टूडेंट आते हैं। पहले तो वो जैसे यहाँ कॉलेज में पढ़े जब तक देखा, लेकिन कोई कोचिंग करने चल गया कोई, तो फिर इसमें क्या व्यूज जाना कम हो गया मतलब। जबकि अब जब एग्जाम होगा अब वो देखना प्रारंभ किया उन्होंने, और मुझे भी याद है कि जब पीटीआई एग्जाम होगा तो जो मैंने पढ़ाया उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, वो उनको बाद में पता लगेगा। हाँ, उनमें से कम 20 ऐसे स्टूडेंट है जो बेचारे कहीं कोचिंग नहीं गए, उन्होंने घर पर ही ये, इसलिए उसके कम से कम 30-40 व्यूज है। मतलब उसमें भी 20-25 स्टूडेंट ऐसे हैं जो जुड़े हुए हैं, मतलब उनको याद है कि सर पढ़ाएंगे तो उसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं। इस प्रकार से तो आपको भी अच्छा लगे तो सब्सक्राइबर जरूर करें, और बाकी कल नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत होंगे। थैंक यू।